देखते हैं अब अगले मिट्टी के प्रकार। बात करते हैं लाल मिट्टी का। लाल मिट्टी जो होता है यह लौह और मैग्नीशियम के खनिज के चट्टानों से संयुक्त जो निर्माण होता है ना, वो लाल मिट्टी का ही निर्माण होता है। और इसके पीएच मान के यदि हम लोग बात करें लाल मिट्टी का, तो ये होता है 6.6 से लेकर के 8 तक होता है लाल मिट्टी का पीएच मान। और बात करें कि यदि हम लोग भारत देश में लाल मिट्टी कितने हैं, यदि क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो यह 7.2 करोड़ हेक्टेयर है। कौन सा लाल मिट्टी है। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्र फल के हिसाब से यदि हम लोग देखें तो ये 7.2 करोड़ हेक्टेयर है। और ये जो होता है ना, ये कौन से इलाके में होता है, ये दक्कन पठार जो पूर्वी दक्षिणी भागों में ये लाल मिट्टी वहाँ पर निर्माण होता है। और इस मिट्टी, ये लाल मिट्टी होने का मतलब ये है कि जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ होगा ना, वहाँ लाल मिट्टी का निर्माण होगा। अच्छा, इसकी यदि हम लोग बनावट की बात करें तो यह हल्की रंध्रमय होता है। रंध्रमय का मतलब होता है भुरभुरा होता है। और साथ ही साथ ये लाल मिट्टी जो होता है ये मुलायम होता है। अगली बात करूं कि इस यदि लाल मिट्टी है तो इसमें कौन सी फसल को हम लोग उत्पादन करते हैं, तो इसमें सभी प्रकार की फसलें को उत्पादन कर सकते हैं। यदि खास करके पर्टिकुलर यदि हम लोग देखें फसल को, तो वो होता है धान, उसके बाद तंबाकू, उसके बाद आलू, इसके अलावा ये मूंगफली भी होता है इसमें उत्पादन लाल मिट्टी में। यहाँ तक कि इसके अलावा सब्जियों का भी खेती की जा सकती है लाल मिट्टी पर। बात करते हैं अगला लेटेराइट मिट्टी का। अगले प्रकार की ये मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी जो है, यह लेटिन शब्द से उत्पत्ति हुआ है, जिसका मतलब होता है लेटर, और लेटर का मतलब होता है ईंट से निर्माण किए गए मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। तो ये मिट्टी कहाँ पर हुआ होगा, मतलब वैसा क्षेत्र जहाँ पर तेज धूप हो और तेज बारिश हो, वैसे इलाके में जो है लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे हम लोग कच्चे मिट्टी से ईंटे को बनाया जाता है ना, तो उसी प्रकार से उस वाले क्षेत्र जो है होता है जहाँ पर तेज धूप हो और तेज वर्षा हो, और इनके अलावा ये दोनों यदि कंडीशन रहे तो वहाँ लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होगा। और यदि हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाए तो इसका कोई खास हेक्टेयर नहीं है। इसका जो है ना 1.3 करोड़ हेक्टेयर इसका वहाँ पर है क्षेत्रफल में। और ये ऐसा होता क्यों है, ये जो होता है लेटेराइट मिट्टी, जिस प्रकार से मधुमक्खी अपने छत्ते में वो गुद्धि करके रहता है ना, तो उसी प्रकार लोह ऑक्साइड जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान गूथे रहते हैं। इसलिए पानी पड़ने पर जो है लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है, वो काला हो जाता है। बात करें इसमें और चीज़ के, ये भी बात कह सकते हैं इसमें किसी भी चीज़ की कमी भी होती है क्या। हाँ होता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम की लेटेराइट मिट्टी में इन चीज़ों की क्या होती है, तो कमी होती है। अब जब इन चीज़ों की कमी होगा तो फसल कभी होगा क्या, नहीं होगा। तो अब जिसके पास ये वाला मिट्टी है तो वो क्या करेंगे, फसल को उगाएंगे कि नहीं उगाएंगे। तो उगाएंगे तो वो ये करेंगे उर्वरा के शक्ति के रूप में फर्टिलाइजेशन जैसे खाद वगैरह होता है, उन चीज़ों का उसमें लगातार इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम की यदि कमी होगा उन चीज़ों की बढ़ोतरी हो जाएगा और वहाँ पर भी फसल को उगा सकता है। ये पाया कहाँ जाता है, तो ये लगभग पहाड़ी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, मतलब ये लेटेराइट मिट्टी। और इसके अलावा पूर्वी घाट यानी ये गुजरात के जो पूर्वी घाट होता है, राजस्थान होता है, खास करके यदि केरल की बात करें तो वहाँ पर जो है लेटेराइट मिट्टी बहुत ज़्यादा है। और कर्नाटक हो गया और यूपी हो गया, बंगाल के भी कुछ हिस्से में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। अब बात करते हैं रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी किसको बोलते हैं, जिसका कण क्या हो, बड़ा बड़ा हो, उसको हम लोग रेतीली मिट्टी कहते हैं। और ये आता किसके कैसे है रेतीली मिट्टी, तो ये नदी के द्वारा या तो नदी के जरिए बहा करके कई दूरों से लाई गई मिट्टी जो होता है ना, उन चीज़ों को रेतीली मिट्टी कहते हैं, जिसमें बालू वगैरह होते हैं, बालू को ही बोलते हैं। ये कहाँ होता है, तो ये भारत के पश्चिमी भागों में रेतीली मिट्टी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। और ये जो मिट्टी होता है ये घुलनशील होता है, लवण होता है और नाइट्रोजन चीज़ इसमें पाया जाता है। और इसमें भी किसी भी चीज़ की कमी होता है, जैसे जीवाश्म हो गया और फास्फोरस की, इन चीज़ों में कमी होता है। जिस मिट्टी में जीवाश्म वगैरह नहीं रहेगा, फास्फोरस की कमी रहेगा, उसमें फसल का उत्पादन नहीं होगा। और इन चीज़ों को पूर्ति करने के लिए हम लोगों को उर्वरक के रूप में इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है और रेतीली मिट्टी में। और बात करें कि ये कहाँ से कहाँ तक मिट्टी ये वाला पाया जाता है, तो पश्चिमी जो राजस्थान हो गया, कुछ पंजाब हो गया, हरियाणा के जो क्षेत्र होते हैं, उनके जो कच्छ वाले भाग के क्षेत्र होते हैं, वहाँ भी ये रेतीली मिट्टी का निर्माण होता है, वहाँ भी रेतीली मिट्टी है। और इसमें जो है सिंचाई, जब इसमें कोई भी फसल लगाते हैं तो उसे उपजाने की कोशिश करते हैं, उसमें सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका कण बड़ा बड़ा होता है। जब इसमें पानी डालोगे तो वो पानी जाके कहाँ जाता है, नीचे जाता है, इसलिए इसमें पानी की आवश्यकता हमेशा होता है। तो सिंचाई की आवश्यकता इसमें अधिक होती है। और इसमें यदि फसल बेहतरीन उपजाने की बात किया जाए, कौन सी फसल है, तो वो है मूंगफली। ठीक है, यहाँ तक इतना के बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, अब देखो मिट्टी की कटाव देखते हैं। मिट्टी की कटाव किसे कहते हैं, मतलब वैसा मिट्टी जिसका जल के जरिए हो या तो हवा के जरिए हो। मिट्टी में यदि कटाई हो जाए तो उन चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्टी का कटाव बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये जल के जरिए, हाँ हालांकि मुख्यतः यदि जल के मिट्टी के कटाव की बात किया जाए तो वो है जल, है ना। जल से ना ज़्यादा मिट्टी का क्या होता है, कटाव होता है। जैसे बाढ़ पीड़ित आया, पानी आया, और पानी आया अपने साथ ढेर सारी मिट्टी को क्या किया, उन्होंने उड़ाते हुए चला गया। और इतना ही नहीं, हवा से भी मिट्टी को उड़ाया जाता। आपने इतना जुताई किया, इतना जुताई किया,
खेत को, और पता चला कि उधर से हवा आया और ऊपर वाला भाग जो है एकदम भुरभुरा हो गया और हवा ने क्या किया, उसको उड़ा करके लेकर के चला गया। इस प्रकार की स्थिति को हम लोग मिट्टी का क्या कहते हैं, कटाव कहते हैं। तो मुख्यतः इसका कारण होता है जल। जल के कारण जो है मिट्टी का कटाव क्या होता है, वो अधिक होता है। जैसे बाढ़ आना या वर्षा ज्यादा होने के कारण जब पानी चलता है तो मिट्टी जो है अंदर वाली परत को काट लेता है। जहाँ से मिट्टी चढ़ा होता है, पानी चढ़ा होता है ना, उसके अंदर में मिट्टी जो होता है उसको भी काट करके बहा करके लेकर वो चला जाता है। मिट्टी के कटाव के प्रकार के यदि हम लोग बात करें तो पहला प्रकार होता है परतदार क्षरण। तो परतदार क्षरण का मतलब होता है कम ढाल वाले। जैसे इस प्रकार के यदि कोई खेत है तो इस प्रकार के यदि कोई खेत है, ऐसे नहीं, इस प्रकार के, तो इसमें यदि पानी आएगा तो ऊपर से तो पानी जा ही रहा है, लेकिन भीतर से जो इसके जो ऊपर वाला परत है ना, उसको भी धीरे धीरे काट काट करके मिट्टी को लेकर के चला जाएगा। तो इन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं परतदार क्षरण। मतलब पहले ऊपर वाला जो उपजाऊ वाला परत था ना, उसको लेकर के वो चला गया। दूसरा होता है खुरदरा क्षरण। खुरदरा क्षरण का मतलब होता है कि एक परत तो पानी लेकर के चला गया ऊपर वाले भाग में, जिसमें लोग फसल वगैरह लगाते थे। अब जो हो गया वह सतह समतल हो गया, बारिश पड़ा और जैसे ही बारिश उसमें पड़ेगा तो जहाँ जहाँ बारिश की बूंदे जाएगा वो खोद खोद करके उड़ा करके उस मिट्टी को क्या करेगा, लेकर के चला जाएगा। तो उन चीज़ों को खुरदरा क्षरण बोलते हैं। तो उपजाऊ की कमी आ रहा है ना इसमें। अच्छा, अगला होता है तीसरा जो प्रकार होता है मिट्टी का कटाव, अवलयन क्षरण होता है, जो नलीदार होता है। जैसे देखो खुरदरा वगैरह सब चीज क्षरण हो गया है। अब जो दूर से कोई पानी बारिश के कारण आ रहा है, किसी भी कारण पानी आ रहा है, तो ये एक नाली नुमा संरचना करके आता है, जिस होकर के जा रहा होता है तो पानी तो जा ही रहता होता है, लेकिन तर से जो है ना मिट्टी को भी काट करके लेकर के वो क्या करता है, वो चला जाता है। तो हम लोग कहेंगे इस क्षरण को अवनलिका क्षरण बोलेंगे या तो उसको नालीदार क्षरण बोलेंगे। ठीक है। अगला प्रकार जो होता है वो होता है अवमूल्यन। ये अवमूल्यन का मतलब होता है कि जब किसी भी चीज को लंबे समय तक प्रति छोड़ दिया जाए और उसमें से छोड़ दिया जाए तो बारिश वगैरह जैसे ही होगा तो उस मिट्टी का ऊपर वाला सतह जो ऑटोमेटिक वो क्या कर लेता है, बारिश वो उसको काट लेता है। वो पानी ऊपर से चलता है तो उसको क्या कर लेता है, काट लेता है। तो हमने लिखा लंबे समय तक प्रति वर्षा जल के साथ मिट्टी के जो नीचे जो होता है ना वो नीचे चल जाता है, ऊपर वाला भाग को वो क्या करता है, पानी काट करके लेकर के चला जाता है। उन चीजों को बोलते हैं अवमूल्यन। जिस खेत को लंबे समय तक प्रति छोड़ दिया जाए, बारिश की पानी आया और उसको क्या करे, काट करके ऊपर वाले भाग को लेकर के चले जाए। तो ऊपर में पहले उपजाऊ करते थे, अब ऊपर वाला मिट्टी काट करके मिट्टी लेकर ये पानी चला गया है, अब जो मिट्टी का परत होगा कहाँ जाएगा, अंदर ही न जाएगा, नीचे की ओर धंस जाता है। और बात करते हैं पांचवा कि नदी तटों में मृदा क्षरण क्या होता है। तो देखो बहुत सारे नदी होती है, उसमें बहुत दूर से पानी वगैरह आते हैं और एक जगह जा करके ना मिट्टी को ढेर सारा क्या कर देता है, वो इकट्ठा कर देता है। तो इन प्रकार की जो मिट्टी होता है ना, हम लोग कहेंगे नदी तटों, नदी बोले तो नदी के किनारों, वहां भी मृदा का क्या हुआ है, क्षरण हुआ है। बात करते हैं सागर तटों पर कटाव। तो बड़े बड़े सागर जो होता है ना, उसमें ज्वार भाटा के कारण वहां भी मिट्टी का क्या हो जाता है, कटाव होता है और जाकर कहीं साइड में छोड़ देता है। तो ज्वार भाटा मतलब समझ रहे हो ना, जब पानी इस प्रकार से चलता हो, उन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगला हम लोग देखते हैं मृदा का संचरण। मृदा का संचरण का मतलब होता है, मृदा मतलब मिट्टी, संचरण मतलब बचाव करना। तो मिट्टी को बचाव करना ही क्या कहलाता है, मृदा संचरण कहलाता है। मिट्टी को कटने से और उर्वरता शक्ति को से बचाने के लिए जो बचाया जाता है उन चीजों को मृदा संचरण कहता है। जैसे हमने लिखा है मिट्टी का कटाव रोकने तथा उर्वरता में कमी को रोकना ही क्या कहलाता है, वो मृदा संचरण कहलाता है। मतलब जितना उपज हो रहा था, जितना उसमें वो था, जीवाश्म था, उन चीजों को बचाव करना और मिट्टी को कटने से बचाव करना ही क्या कहलाएगा, वो मृदा संचरण कहलाएगा। समझ आ रहे बात को। अब देखो इन चीजों को हम लोग कैसे करेंगे, कैसे बचाएंगे मिट्टी को कटने से और उर्वरा जो कमी ना आए उसको रोकने के लिए उपाय क्या होता है, तो कई प्रकार से होता है। पहला हम लोग इसका उपाय देखते हैं मृदा संचरण का, कि भूमि नियोजन करना चाहिए। भूमि नियोजन का मतलब होता है कि हम लोगों को ये देखना चाहिए कहाँ पर जंगल का उत्पादन होगा और कहाँ पर फसल का उत्पादन होगा। यदि मतलब कुछ भाग में यदि हम लोग जंगल का इस्तेमाल करते हैं, छोड़ देते हैं, तो वहाँ की मौसम जो रहेगी ठंडी रहेगी और बारिश होगा, और वहाँ बाकी की खेत में जो हमने कोई भी फसल लगाया बारिश होगा तो वहाँ की फसल ऑटोमेटिक अच्छा होगा। इसलिए कहा गया है कि पहला जो था भूमि का नियोजन करना चाहिए, कहाँ पर वो जगह छोड़ना चाहिए, कितना मात्रा में जंगल होना चाहिए, इन चीजों को थोड़ा सा देखना चाहिए। दूसरी गप ये है, दूसरा उपाय यह है कि आवश्यकता तत्वों को खाद उर्वरक द्वारा इन चीजों को पूरा करना चाहिए। जिन चीजों की यदि कमी हुआ है तो फर्टिलाइजेशन या घर में भी जो भी हम लोग खाद वगैरह बनाते हैं उन चीजों को खेत में डालने चाहिए। उसको डालने से ये होता है कि जमीन में शक्ति आता है और जो भी फसल लगाओगे वो अच्छे से उत्पादन होगी। तीसरा होता है फसल चक्रण। मेन तो इंपॉर्टेंट ये है, फसल चक्रण का मतलब क्या होता है कि मतलब वैसा फसल जो कि साल में 2 बार आप फसल लगाते हैं, बहुत हार्ड वाला सब। कोई जैसे धान लगाए या मक्का लगाए, ये धान लगाए तो वो क्या करता है, जमीन में जितने भी जीवाश्म चीज पाए जाते हैं उन चीजों को क्या करता है, वो खींच लेता है। और उसके बाद जैसे कटाई किए, उसके बाद आपने धान लगा दिया, धान भी वही करता है, खींच लेता है। तो 2 हार्ड विषय का आपने फसल को लगाया, जमीन में जितने भी रस था उन चीजों को क्या किया, उन्होंने खींच लिया। अब जमीन में तो ताकत बची नहीं, इसलिए फसल का चक्रण करना चाहिए। कोई 2 फसल बढ़िया वाला में से, हार्ड वाला में से बीच में एक दलहन का ये लगा देना चाहिए, पदार्थ लगा देना चाहिए, दलहन की खेती करना चाहिए। उससे ये होता है, उसके जड़ में एक गांठ नुमा संरचना होता है, उसमें एक ये पाया जाता है, क्या बोलते हैं, उसमें एक जीव पाया जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है, अपने वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच खींच करके उस वायुमंडल में क्या करता है, मृदा में क्या करता है, इकट्ठा कर देता है ढेर सारा। जिस चीजों नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होता है उन चीजों को बढ़ा देता है। आप लोगों को ये पता है क्या कि वो जो
गांठ में जो वो कीड़ा होता है, जो जीवाणु होता है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है आर्स, जिसको राइबोजियम बोलते हैं। हम लोग इंटर में इन चीज़ों को पढ़ेंगे। वो कीड़ा क्या करता है, वो जो दलहन की खेती का जो जड़ होता है उनमें वो पाया जाता है। वो वायुमंडलीय से नाइट्रोजन को खींच करके मृदा में क्या करता है, उर्वरक शक्ति को क्या करता है, वो बढ़ा देता है। जिन चीज़ों की कमी होता है उन चीज़ों को वो पूर्ति कर देता है। बात करते हैं चौथा यह है पशु चराई पर नियंत्रण करना चाहिए। मतलब पशु को भी उस प्रति मैदान में इतना नहीं छोड़ना चाहिए कि वो मिट्टी को ऊपर वाला भाग को काट करके उसको खत्म कर दे। और वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना चाहिए। लोग सब इंसान जो है अपने लालच में आकर के वनों की कटाई कर रहे हैं, अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। ऐसे करने से पर्यावरण हमारा खराब हो जाएगा, बारिश वगैरह नहीं होगा और फसल का भी उत्पादन नहीं हो पाएगा। पचमा है कि ये जो है पचमा, ये ढाल भूमि पर अनुप्रस्थ या तो समुच्च जुताई का करना चाहिए। तो अब हम लोग इन चीज़ों को समझते हैं कि अनुप्रस्थ जुताई क्या। मान के चलो खेत इस प्रकार से वो ढाल है, इस प्रकार से यदि आप खेत को भी इस तरीका से जुताई करोगे तो बारिश आएगी और इसमें पड़ेगी और मिट्टी को काट करके सीधे नीचे चलने करके चला आएगा। तो इन पे जुताई कैसे करना चाहिए, आप इस प्रकार से आप जुताई करो। इस प्रकार से यदि जैसे ही जुताई करोगे ना, तो जुताई करने का मतलब होता है उसमें क्या होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है ना। अब यहाँ से मिट्टी पानी यहाँ आया, ये पानी जो है जो नीचे मिट्टी जाएगा, पानी जो है पानी के साथ मिट्टी, तो वो इसमें आकर के फंस जाएगा वो, और फिर यहाँ से जो कुछ बचेगा फिर यहाँ फंस जाएगा, फिर यहाँ फंस जाएगा। तो ऐसे करने से जो है मिट्टी की कटाव की समस्या कम हो जाता है। अच्छा, ऐसे अगर नहीं होता है तो यहाँ पे हमने लिखा है समुच्च जुताई करना चाहिए। तो आप ऐसे फसल को खेत को जुताई कीजिए इस प्रकार से यदि आप जुताई करते हैं तो अब यहाँ से जो पानी आया यहाँ पे रुकेगा, यहाँ से आया यहाँ पे रुका, यहाँ से रुका जाता है, तो मिट्टी का कटाव होने से फिर बच सकता है। और आसपास में ये होना चाहिए, झाड़ियाँ और पेड़ लगाना चाहिए ताकि मिट्टी को वो काट करके लेकर के ना जाए। तो मिट्टी का सुरक्षा कौन करता है, तो वो पेड़ करता है। कौन करता है, वो पेड़ करता है। पेड़ जो है मिट्टी को क्या करता है, वो पकड़ करके रखता है। इन चीज़ों का मतलब करना चाहिए। उसके बाद छठा यह है भूमि को परती छोड़ना चाहिए। परती छोड़ने का मतलब ये नहीं कि लंबे समय तक परती छोड़ देंगे, 2 महीना 4 महीना खेत को रेस्ट दो, क्योंकि आपने जो फसल लगाया उसमें जितना शक्ति था उनको उन्होंने क्या खींच लिया। फिर वायुमंडलीय से नाइट्रोजन वगैरह सब चीज उसमें पूर्ति होगा, तो फिर आप उसमें फसल लगाओ, फिर अच्छे से फसल का उत्पादन होगा। उसके बाद छठा या सातवां ये है कि जल जमाव से रोकना चाहिए। जल ज्यादा दिन तक उस जमीन पर नहीं रहने देना चाहिए, ताकि ज्यादा दिन तक यदि उसमें जल रहेगा तो फिर ये होगा कि वहाँ के जो उपजाऊ वाला पदार्थ था ना, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, दलदल में बदल जाएगा। इससे भी हम लोगों को परेशानी हो सकता है, इसलिए जल जमाव से रोकना चाहिए। इतना कंडीशन यदि मिला देंगे तो वह मृदा संचरण कहलाएगा। और जब तक इतना चीज नहीं करते हैं तो एक दिन ऐसा समय आएगा तो हम लोगों के लिए अनाज नहीं उपजेगा, तो हम लोग भूखों क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं। ठीक है, चलो।